अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज वीलॉग में बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे क्या सूरत हाल है और उसको पॉलिटिकली कैसे मैं देख रही हूं, उसके ऊपर बात होगी। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली में पीडीएम ने बड़ी होशियारी के साथ पीटीआई का रास्ता बंद करने के लिए उनके तमाम इस्तीफे तो मंजूर कर लिए और राजा रियाज साहब को भी बचा लिया एज ऑपोजिशन लीडर, लेकिन उनके लिए अभी भी खतरा बाकी है और राजा रियाज साहब की कुर्सी हिल रही है। वो क्यों, उसके बारे में भी आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन पहले ज़रा अवामी मुश्किलात की भी बात हो जाए और उसके साथ साथ उस अवामी मुश्किल की वजह से सियासतदानों को क्या मुश्किल है वो भी ज़रा आपके सामने रखेंगे। मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल जब ज़िमनी इंतखाब होना थे और मरियम नवाज साहिबा जलसे कर रही थी पंजाब के ज़िमनी इंतखाब के लिए, तो उस वक्त एक जगह पर जब मिफ्ता ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, मिफ्ता इस्माइल साहब उस वक्त वजीर ख़जाना थे, तो मरियम नवाज साहिबा ने जलसे में कहा कि मैं इस जालिमाना इकदाम के साथ नहीं हो सकती। अगरचे मुझे पता है कि मजबूरी है, लेकिन फिर भी मैं आवाम के साथ खड़ी हूँ और फिर भी मैं समझती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। मैं इस मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दूंगी, मैं आवाम का साथ दूंगी। तो इस किस्म की ड्रामेबाजी वो करती हुई नजर आई। ये मैं ड्रामेबाजी बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। उसकी वजह यह कि बाद में जो ऑडियो लीक्स आई तो उसके ऊपर जिस तरह से पता चला कि वो हर फैसले में शामिल भी हैं और बाकायदा मिफ्ता साहब को इंस्ट्रक्शंस भी दे रही होती हैं, तो उसके बाद बाहर आके ये ड्रामेबाजी करना कि जी मैं तो आपके साथ हूँ, तो ये जो चीज़ें हैं वो अब बड़ी खुल के सामने आ चुकी हैं। फिर एक और मरतबा जब उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया तो मरियम साहिबा ने लिखा कि जनाब इतना इजाफा करके अवाम की मुश्किल बढ़ा दी गई, बहुत तकलीफ हो रही है हमें। और मियाँ साहब ने तो इतना गुस्सा किया है कि वो तो वीडियो लिंक पर वो मौजूद थे उस इजलास में जिसमें ये फैसला हो रहा था, तो वो गुस्से से उठकर चले गए, नाराज होकर चले गए कि जनाब हम नहीं ये बात अफोर्ड कर सकते कि अवाम के ऊपर एक पैसे का भी मजीद बोझ पड़े। तो बड़ी फिर से ड्रामेबाजी करने की कोशिश की गई और उसके बाद अवाम को ये दिखाया गया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब या मिफ्ता इस्माइल साहब तो भले कुछ रियलिटी बेस्ड फैसले कर रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के दिल में जो दर्द है अवाम का, वो तो बस उनको चैन नहीं लेने दे रहा कि किस तरह अवाम जो है वो इतनी मुश्किल में जिएंगे। लेकिन इन तमाम बातों को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, मिफ्ता साहब को हटा के इसहाक डार साहब को बहुत ही तमतराक के साथ लाया गया, बड़ा तुरम खां बनाकर पेश किया गया, कोई इस तरीके से कि जैसे वो एक जादू की छड़ी घुमाएंगे और पाकिस्तानी मईशत उनके कदमों में निछावर हो जाएगी और बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा होना था और ना ही हुआ, बल्कि उन्होंने मजीद जिसको कहते हैं बदतरी कर दी। उसकी वजह ये थी कि जब उन्होंने देखा कि उनसे मामलात नहीं संभल रहे हैं, डॉलर का रेट जिसके दावे वो कर रहे थे कि वो आके नीचे कर देंगे वो भी नहीं उनसे हो रहा था, तो उन्होंने उसको मसनूई तरीके से स्टेबल रखने की कोशिश की। उसकी वजह से ओपन मार्केट और इंटरबैंक जो मार्केट था उसमें बिल्कुल एक इतना ज़्यादा 25-30 रुपए का गैप आ गया कि जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि तरसीलाते ज़र बिल्कुल ख़त्म हो गई, बल्कि उसके साथ साथ बहुत हद तक जिसको कहते हैं कि वो डॉलर की एक शॉर्टेज भी नज़र आना शुरू हो गई मार्केट में। और उसके बाद फिर ये सूरत हाल बनी कि हुकूमत पाकिस्तान के पास एलसीज खोलने के लिए भी डॉलर मौजूद नहीं थे। इस सारी सूरत हाल, इस सारी तबाही के बाद ये तय किया गया कि अब डॉलर को खोला जाएगा। उसकी एक वजह यह भी थी कि आईएमएफ भी अब मजीद पैसे देने से इनकारी था कि जब तक आप डॉलर को सही रेट पर नहीं लेके आएंगे, जब तक आप पेट्रोल के ऊपर जो आपने हमसे मुआहदा किया था कि हम उस पर लेवी टैक्स लगाएंगे, तो ये तमाम मामला जब तक आप नहीं करेंगे तो हम आपको मजीद पैसे नहीं देंगे। अब इसहाक डार साहब कोशिश ये कर रहे थे कि वो अपना सियासी कद बचाने के लिए किसी तरह भी डॉलर के रेट को नीचे रखें, पेट्रोल प्राइस ना बढ़ाएं, ताकि उनको कुछ फेस सेविंग मिल जाए कि हाँ जी इसहाक डार साहब ने आकर बड़ी कोई मईशत संभाल ली है और आवाम के लिए कोई रिलीफ दे दिया है। पिछले 3-4 महीनों में उन्होंने पेट्रोलियम प्राइस की कीमतों को एक जगह पर बरकरार रखा और मजीद उसमें लेवी में इजाफा नहीं किया और मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी तालियां बजाकर उन्हें वेल्डन भी कहा कि जी आपने बड़ा कोई एहसान अजीम कर दिया इस कौम के ऊपर। ये लोग इतने लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि मतलब 150 रुपए का पेट्रोल उस वक्त जब मिल रहा था तब आप लोग शोर मचा रहे थे कि ये पेट्रोल जो है इतना महंगा है, और उसके बाद अगर इवन आपने 220-25 पे उसको मेंटेन भी रखा हो तो तब भी आप ये समझ रहे हैं कि उसके ऊपर आप वेल्डन कहेंगे और अवाम कहेंगे कि वाह भाई वाह हम पे बड़ा रहम किया गया है। और उसके बाद उसका खमियाजा, उसकी सारी कसर एक साथ निकाल ली गई। जब आईएमएफ ने पैसे देने से इनकार किया तो फिर मजबूरन
ना सिर्फ ये कि इन्हें डॉलर को असल प्राइस पर लाना पड़ा और उसकी हमने कीमत में इजाफा देखा, बल्कि उसके साथ ही साथ फिर पेट्रोलियम प्राइस को भी बढ़ाना पड़ा और वो लेवी आयद करनी पड़ी जिसका वादा ये करके आए थे। पेट्रोलियम प्राइस अभी मजीद भी बढ़ने का इम्कान है और ये खबरें पहले से मार्केट में चल रही थी। इन्हीं खबरों की वजह से हुआ ये कि पेट्रोल पंप्स पर पंप मालिकान ने पेट्रोल बेचना बंद कर दिया और बहुत सारे जो पेट्रोल पंप थे उनको क्लोज करके वहां पर शहरियों को बता दिया गया कि जनाब पेट्रोल नहीं मिल रहा है। जब पेट्रोल की किल्लत बढ़ने लगी और एक क्राइसिस बनने लगा तो उसके बाद ओगरा की तरफ से ये तरदीद आई कि कोई पेट्रोलियम प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन ये क्या, अभी ओगरा की इस तरदीद के ऊपर 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि अचानक से इसहाक डार साहब नमूदार हुए और उन्होंने आकर बताया कि जनाब फिल फॉर 35 रुपए का इजाफा किया जा रहा है पेट्रोल की प्राइस में। और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने कहा कि इसमें हम जिसको कहते हैं ना कि कोई वक्त भी नहीं दिया गया, वो वाली सूरत हाल बनी। अब सूरत हाल ये है कि ओगरा को इसमें मक्खी से बाल की तरह निकाल कर साइड पे कर दिया गया। ओगरा ने ऐसी कोई तजवीज़ नहीं दी थी। उसकी वजह भी यही है कि जब इसहाक डार साहब ने ये देखा कि जनाब पेट्रोल पंप मालिकान ने तो सारे यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है और लोगों को पेट्रोल नहीं दे रहे, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये बड़ा हल निकाला, यानी इतनी बेहुदा मंतक निकाली कि चलो जी एकदम इनकी दबाव के ऊपर प्राइस बढ़ा दो ताकि कम से कम पेट्रोल मिलना तो शुरू हो। ये सूरत हाल है, ये इनकी हुकूमत की रिट है, ये इनकी मंतक है और ये इनके पास हल है मसाइल का कि यानी जो काम 4 दिन बाद होना था वो पहले ही कर दो, उस प्राइस को ज़्यादा बढ़ा दो और उसके खाते में जितने पैसे कोई कमा ले वो उसकी मर्जी है, कोई पूछगछ तो है नहीं। वैसे ही ये बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो जनाब ये सूरत हाल पेट्रोल की मद में हुई है। तो अब वही पेट्रोल जो कल लोगों को 150 रुपये पे बड़ा महंगा लग रहा था और बहुत से लोग इस बात पर बड़े शाकी थे इमरान खान की हुकूमत में कि ये पेट्रोल इतना महंगा क्यों बिक रहा है। हालांकि उस वक्त 110 रुपये फी बैरल इसकी प्राइस थी आलमी मंडी में, इस वक्त 85 रुपये है। लेकिन जो प्राइस अवाम पे कर रहे हैं इस वक्त वो 250 रुपये हो चुकी है पेट्रोल की। और अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि जनाब बड़ी मजबूरी में हमने तो ये काम किया है। इनकी ये मजबूरी खुद ही पैदा करता है, ना ये आकर रजीम चेंज करते और ना इनको ये मजबूरियां सहनी पड़ती, क्योंकि जैसी तैसी भी एक हुकूमत चल रही थी, फैसले हो रहे थे, वो उनके फैसले थे। अब आकर कभी उन पर डालते हैं, कभी झूठ सच लोगों को बताने की कोशिश करते हैं और कभी हेरा फेरी 2 नंबरी से IMF को पागल बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर उसके ताखीर के नतीजे में मज़ीद अवाम पर बोझ डालते हैं। पेट्रोल महंगा हुआ है मतलब अब हर चीज़ महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, आटा महंगा होगा, हर चीज़ जो ट्रांसपोर्ट है जब वो महंगी होती है तो ज़ाहिर कॉस्ट हर चीज़ की बढ़ जाती है। तो महंगाई का एक नया तूफ़ान अब दर पे है। 35% अब बिजली के प्राइस में भी इजाफा होगा क्योंकि ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस भी ज़्यादा डाल दिए जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मरियम साहिबा ने एक बड़ा चैलेंज जो है वो ऑप्ट कर लिया है। मैं तो उनकी हिम्मत की फ़ैन हो गई हूँ, यानी किस दिलेरी से वो इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर निकलेंगी, जलसे करेंगी, मैं तो हैरान हूँ इस बात पर। मुझे तो लगता है कि उनकी सिक्योरिटी को शदीद खदशात हैं, ख़तरात हैं। अब वो ये प्लान कर रही है कि फरवरी में जनाब वो पंजाब के हर ज़िले में जाके जलसा करेंगी। तो मोहतरमा आपके तो अपने जो करीबी सहाफ़ी हैं और जो आप लोगों के अपने मीडिया ग्रुप्स जिनके साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, जो आप लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनसे ज़रा पूछ लें, उनके सहाफ़ी भी ये आपको नवीद सुना रहे हैं कि आप अकेले ज़रा प्लीज़ बाहर मत जाइएगा, कहीं आप लोग देख ना लीजिएगा कि लोग आप लोगों के साथ करते क्या हैं। हालात बदल चुके हैं, अब आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और अब आप ये सोच रही है जलसे करेंगे तो ज़रा जाके आवाम से मिलिएगा फिर अकेले में कि लोग आपके साथ क्या करते हैं, क्या कहेंगे आपको, क्या सुनाएंगे आपको कि जो आपने अवाम का हाल कर दिया है। तो बड़ी बात है कि फिर भी इतनी आप में हिम्मत है। मैं अब इसको ढिठाई कहूँ जो भी कहूँ, लेकिन बड़ी कमाल बात है कि अवाम का ये हाल करके भी आप लोग ये समझते हैं कि आप अवाम में जाएंगे और उनको अपनी शक्लें दिखाएंगे मेकअप ज़दा, और आप बताएंगे कि जनाब हम आपके दर्द में बाकायदा शरीक हैं। 40-40 लाख की घड़ियाँ पहनकर, 10-10 लाख के जूते पहनकर अवाम को जाकर आप बताएंगे कि आप हमारे लिए जूते की नोक पर ही हैं। तो ये अब जनाब उन्होंने बड़ा चैलेंज लिया है और इस चैलेंज को देखते हैं वो किस हद तक पूरा करने में कामयाब होती हैं। मुझे तो लग नहीं रहा है कि इन्होंने कोई इंतखाबी मुहिम को उस तरह से चला पाना है, क्योंकि जो इनकी महंगाई ने लोगों का हाल कर दिया उसके बाद बड़ा मुश्किल है कि लोग इनको कोई फेस सेविंग दें। तीसरी तरफ एक इम्पॉर्टेंट खबर यह है जनाब कि इमरान खान साहब के जो पार्टी लीडरान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे कौमी असम्बली में, और जिसमें PDM ने ये सोचा कि जनाब हम सारे इस्तीफ़े मंजूर कर लेते हैं ताकि ये कहीं वापस ना आ जाएं कौमी असम्बली में और यहाँ आकर हमें कोई टफ टाइम ना दें। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कोई 120 के करीब जो इस्तीफ़े थे वो मंजूर कर लिए थे।
लेकिन उसके बाद एक जो खतरा था कि जनाब कहीं ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे तो फिर क्या बनेगी सूरत हाल, ये वो, उसके बाद हुआ ये है कि ऑपोजिशन लीडर के लिए फिर भी पीटीआई चाह रही थी कि हम जाकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि जी हमारे इस्तीफे जो है हम नहीं देना चाहते थे, इन्होंने खुद ही मंजूर कर लिए हमारी इजाज़त के बगैर। तो इस तरह से कोई करके, तो ताकि ज़्यादा लोग जाके जो कि मुनहरिफ अरकान हैं, जो राजा रियाज साहब की जिसको कहते हैं ना कि अंडर ऑपोजिशन में हैं, तो वो कोई 20-22 के करीब लोग हैं। तो अब पीटीआई का प्लान ये था कि कुछ अगर इस्तीफ़ों का वापसी का मामला हो जाता है 20-22 से ज़्यादा का, तो ये अपना ऑपोजिशन लीडर वहाँ पर बनाने में कामयाब हो जाएंगे और फिर उसमें बहुत सारे जो मामलात आ गए, निगरान सेटअप का ये वो होना है, तो उसमें वो अपना कोई किरदार अदा कर सकेंगे। लेकिन पीडीएम ने सोचा कि नहीं जी, इनको वापस नहीं आने देना, तो उन्होंने उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। और अब बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा है कि पीटीआई को अदालत से भी इस सिलसिले में कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अदालत तो पहले ही कह चुकी भाई आपने इस्तीफे दिए, उन्होंने मंजूर कर लिए, आपने कहा था एक साथ मंजूर कर लें, उन्होंने एक साथ मंजूर कर लिए, तो अब आपके पास वापसी का कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक सियासी इंटेंशन है वो बिल्कुल पीडीएम की गलत थी, लेकिन उसको अब इंटेंशन के ऊपर इस सारे अमल को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ उस तरह की चीज़ नहीं है जिसको हम इलीगैलिटी कहें या कोई ये कहें कि जी स्पीकर ने कोई इन्हराफ किया, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड पीटीआई के तमाम लोग कहते रहे हैं कि हमारे इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएं, तो वो तो हो गया। लेकिन अब इसमें दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जो मखसूस नशिस्तें हुआ करती हैं, आपको मालूम है कि कौमी असम्बली में नशिस्तों की जो डिवीज़न है कुछ इस तरह से है कि कुछ नशिस्तें तो वो हैं जो कि लोग इलेक्शन लड़कर जीत के आते हैं, और कुछ नशिस्तें मखसूस नशिस्तें होती हैं जो हर पार्टी को एलोकेट की जाती हैं उसकी नुमाइंदगी के तनासुब से। मतलब ये है कि यानी जितनी इलेक्शन में जनरल नशिस्तें जीतने में कामयाब होती है कोई पार्टी, उसी के तनासुब से जो है उन्हें नशिस्त मिलती है मखसूस। और इसका नशिस्त का तनासुब गालिबन 5 नशिस्तें हैं, यानी 5 नशिस्तें अगर आप जीत जाते हैं जनरल इलेक्शन की, तो उसके बाद एक आपको मखसूस नशिस्त मिलती है। 5 या 7 कुछ इस तरह से ही है, मैं कंफर्म नहीं कर सकी, लेकिन इसमें यही है। अब उसमें पीटीआई ने चूंकि जनरल इलेक्शन में 120 के करीब नशिस्तें जीती थी, फिर उसको उसी लिहाज से कोई 30-35 जो थी वो मखसूस नशिस्तें मिली थी। अब सूरत हाल ये बनी है कि 120 इस्तीफे चूंकि पीटीआई के एक साथ मंजूर हुए हैं, उन तमाम लोगों को निकाल के जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं, तो अब दोबारा से जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से एक लिस्ट जो है वो जारी करना पड़ेगी, क्योंकि इस मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट है इसकी जो आप कह लें कि तकसीम है वो 2018 के इलेक्शन के ऊपर ही होगी। यानी 2018 में जिस पार्टी ने जितनी नशिस्तें जीती होंगी उसी हिसाब से तकसीम होगी मखसूस नशिस्तों की। तो अब उसमें पीटीआई की जो नशिस्तें खाली हुई हैं उसमें पीटीआई के लोग ही अपने नए नाम दे सकेंगे मखसूस नशिस्तों के लिए। बड़ी दिलचस्प बात यह कि पीटीआई को इसमें 23 खवातीन की मखसूस नशिस्तें और 4 अक़लियती नशिस्तें मिलेंगी, और इस तरह पीटीआई की जो कुल तादाद है कौमी असम्बली में वो 30 के करीब बन जाती है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि जो मुनहरिफ अरकान है उनकी तादाद कोई 20-22 के करीब है। तो अगर पीटीआई इसमें 30 नशिस्तों के साथ अपनी जो खवातीन नशिस्तें यानी जो मखसूस नशिस्तों के साथ वापस आती है कौमी असम्बली में, तो फिर ये उन लोगों से बड़ा ग्रुप बन जाएगा और फिर अपोजिशन लीडर के तौर पर भी यहाँ से नामजदगी हो सकती है। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इमरान खान साहब ने जो 7 हल्कों में इलेक्शन जीता था, उन्होंने अगरचे अभी तक उसमें हल्फ नहीं लिया है, लेकिन इमरान खान साहब अगर वो हल्फ लेते हैं तो वो भी कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो जाएंगे, और अगर वो कौमी असम्बली के दोबारा से मेंबर बन सकते हैं तो हो सकता है कि ये इन नशिस्तों के ऊपर जो कि ये मखसूस नशिस्तें हैं इनके साथ अगर वो पार्लियामेंट्री लीडर भी बनते हैं, अपोजिशन लीडर भी बनते हैं, तो फिर पीटीआई एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर के साथ दोबारा से पार्लियामेंट में रास्ता हमवार कर सकती है। अगरचे इमरान खान साहब की वापसी का इम्कान तो मुझे कम नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहरहाल एक दिलचस्प अमर है कि पीडीएम ने जिस बात को रोकने के लिए कि अपोजिशन का जो ओहदा है अपोजिशन लीडर का वो राजा रियाज के पास रहे, वो उसको रोकने के लिए उन्होंने जो हरबा आजमाया है वो जो मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की और ख़वातीन की उनको मिला के वो फिर भी लोग ज़्यादा बन जाते हैं पीटीआई की तरफ से। देखना यह है कि इस एक कानूनी नुक्ते के ऊपर पीटीआई अब अगली बॉल कैसे फेंकती है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।